हिंदी साहित्य प्लेनेट के 2 प्लेटिनम जो अपनी जिंदगी के प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं मंच पे, आप सब उनके सताई होने के लिए कामना करें, ताली बजाएं। पहले तो बिस्मिल्लाह जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए मूर्ति जी हैं, दोनों ही 75 पूरा कर रहे हैं, कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद, 3-4 दिन बाद मूर्ति जी पर दिल्ली में एक बड़ा आयोजन है 75 वर्ष की पूर्ति पर। जिस धरती पे हम यहाँ खड़े हैं, ये इतिहास में दर्ज है राय बरेली गोलीकांड के, और उस राय बरेली गोलीकांड को हम इसलिए भी याद करते हैं, शायद वो बेसवारा के नहीं थे या होंगे क्योंकि आसपास के ही थे, गणेश शंकर विद्यार्थी को जेल जाना, और उस गणेश शंकर विद्यार्थी ने जेल डायरी लिखी थी, जेल संस्मरण लिखा। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने भी जेल डायरी लिखी है, और उनके जेल जाने के दिन तब आए थे जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, लेकिन संयोग से इन्होंने अपनी कविताएं वहां रखी थी जहां पुलिस नहीं पहुंची, और इनकी रक्षा जिसने की वो गीत थे, वो कविता थे जिसको उन्होंने लिखा था अपने समझदार होने से पहले। ये मेरा वाक्य नहीं है, समझदारी वाली कविता कहीं और थी, और ये जेल जाने के बड़े उतावले थे बिस्मिल्लाह। घर में पत्नी है, 3 दिन पहले ये पिता बने हैं, लेकिन जेल जाने को उतावले हैं। जैसे पूछा किसी ने कि जेल कौन जाएगा, लपक लिया आपसे कि हम जेल जाएंगे, और जेल चले गए। करीब 21 या 22 दिन जेल में है। जेल में इनको अपनी पत्नी की तब याद आई जब एक दिन इनको भोजन नहीं मिला, और तब शाम को याद आई कि मेरी पत्नी क्या मुझे ऐसे ही भूखे रखती है। और वहाँ इन्हें पहलवान मिला, वहाँ इन्हें मसाज करने वाला मिला, और ये आराम से रह रहे थे। लेकिन घर की तो याद आती ही है। वहाँ भी इन्होंने अपना समाज बनाया, रामचरितमानस सुनाया लोगों को। एक ऐसा 3 गुरु साथी मिले जिनसे बिछड़ने का इन्हें, बल्कि जेल के भीतर भी बिछड़ने का इन्हें दर्द रहा, क्योंकि अलग अलग कोठरी दी गई थी। फिर वहाँ एक कामना की इनके लिए कि आपकी कविता हम धर्मयुग में पढ़ना चाहते हैं। तब वो अवसर भी बना जब इन्होंने कविता लिखी, और कविता धर्मयुग में। ये तो बात वहाँ। संस्मरण आदमी तब लिखता है जब आदमी को महसूस हो जाता है कि वो विशिष्ट है, और जब विशिष्ट होता है तो विशिष्ट लोगों को चुनता है संस्मरण। अब्दुल बिस्मिल्लाह को भी महसूस हुआ कि वो विशिष्ट है, और उन्होंने भी कुछ विशिष्ट लोगों को चुना। अभी बताया के श्रीवास्तव ने कि पहला ही हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जानना ये है कि इन्होंने हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस पक्ष से परिचित कराया, वो ये है कि आओ गले लग जाओ, जो उन्होंने बिस्मिल्लाह को कहा जब बिस्मिल्लाह बिल्कुल तरुण बोलता रहो या वेट करो। आप कंटिन्यू, मजा आ रहा था, चलती रहिए। और फोटो बहुत अच्छी आ रही, कोई बात नहीं। अच्छा, फोटो के लिए तो बोल रहा हूँ। आजकल तो हम लोगों को सबको फोटो होना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आओ गले लग जाओ। फिर आओ गले लग जाओ। फिर उस युवक ने पूछा कि आपकी कविता के बारे में क्या राय है, और जो उन्होंने जवाब दिया उससे मैं अपने को डिफेंड कर पाया कि उन्होंने कहा कि आज की कविता वैसी है जो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरी मानस चेतना अलग तरह की है। तो मुझे भी एक एक्सक्यूज मिल गया। मैं अपने कवि मित्रों को कहता रहता हूँ
कि रहने दो यार। हालांकि आजकल कवि मित्र जो है बहुत संयमी हैं, पीछे नहीं पड़ते हैं कविता सुनाने के लिए, जैसा कि 20वीं शताब्दी में होता था। 21वीं शताब्दी में वो संयमित हो गए। उसके बाद अमृतलाल नागर ने के पास जब ये पहुंचे तो उन्होंने खाने को दे दिया। बस 2-3 बातें कहूंगा। खाने को दे दिया तो इन्होंने बताया कि रोजा है मेरा। उन्होंने कहा फिर अभी क्यों आए हो, शाम को आते। ये देखिए, संस्मरण की खूबी यह है कि जो चीजें हम और किसी माध्यम से नहीं जान पाते वो संस्मरण हमको बताए, क्योंकि ये दो व्यक्ति के बीच की गोपनीय सीक्रेट खोलता है। लेकिन सीक्रेट खोलने की अदा होगी। अगर सीक्रेट आप बेलौस ऐसे खोलेंगे तो हंगामा मच जाएगा। तो खैर उससे पता चलता है, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता हो, या पता हो तो लेकिन अमृतलाल नागर का व्यक्तित्व भी उसकी गवाही नहीं देता कि वो गुजरात के ब्राह्मण थे। उनका रहन सहन जो इन्होंने भी वर्णन किया है, बताया उसने कि वो गुजराती ब्राह्मण थे, लेकिन रहन सहन तौर तरीका जो है सब लखनवी है। तो ये एक अनूठा प्रसंग है। अभी आलोचना पे बात हो रही थी और इनके एक मित्र ने श्राप दिया था कि आलोचक नहीं हो सकते। ये साहित्यकार ही नहीं हो सकते, ये श्राप दिया था कि कुछ नहीं बन सकता। नहीं साहित्य, ये तो उसने कहा था जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, कभी तुम आलोचक नहीं बन पाओगे। अब वो मित्र देखिए, जिस बात पे गौर करने की चीज है, उस मित्र ने इनको प्रूफ देखना सिखाया। याद आ गया ना? हाँ याद आ गया। मेरा काम भी ये है। याद आ गया। जब प्रूफ वाला बात कही तो याद आ गया। और उस आदमी ने जो इनको शिक्षा दी, जो दीक्षा दी, उसकी वजह से इनको नौकर। अच्छा, कमाल की बात कि उस आदमी से इनकी बात नहीं हो रही है। उस आदमी को, उस दोस्त को ये पता चला कि अब्दुल बिस्मिल्लाह नाम का आदमी कहीं मुफलिसी में जिंदा है, तो किसी को खबर दी कि जाओ उसको बोलो कि हमसे मिले। ये मिलने गए और मिलते ही इनको नौकरी मिल गई। बताया नहीं उसने, लेकिन जब इनको वहां नौकरी मिल गई, शायद 100 रुपये या जो भी हो, लेकिन आप सोचिए वो आदमी इनसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी चिंता कर रहा है। उसके बाद उसने बिना बात किए, सोचिए एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, बात नहीं हो रही है, लेकिन उसने प्रूफ देखना सिखाया। और प्रूफ देखना सीखने का माध्यम बना कि ये अमरकांत तक पहुंचे। और अमरकांत के यहाँ इनको नौकरी मिली। अब आपकी जरूर जिज्ञासा हो रही होगी कि वो आदमी क्यों इनसे बात नहीं कर रहा और दोनों में बोलचाल बंद क्यों है। अगर है जानने की इच्छा तो बताऊंगा, नहीं तो रहने देते हैं। बता दीजिए। मामला ये था कि वो उनके मित्र थे और एक कहानी लिखी थी। कहानी लिखी, रात के 1:30 बजे इनके पास आ गए। 20वीं शताब्दी कभी नहीं, कहानीकार भी ऐसे होते थे। चले आए रात के 1:30 बजे, कहानी सुनो। जैसे कल हमारे मित्र एक दिन भर बैठे रहने की वजह से थक गया था, तो ऊपर जाके लेट गए। तो एक मित्र आए और जगह हिला के पीछे सो रहे हैं क्या? देख कर सो रहा हूं। तो वही मित्र जो है वो ऐसे ही आया रात के 1:30 बजे और इनको कहानी सुनाई। अब कहानी ना सुनने का कोई विकल्प नहीं था। फिर उसकी जिद थी, बताओ कैसी कहानी है। उन्होंने कहा कूड़ा है, जाओ। उसने बहुत कन्विंस की कि भाई नहीं कूड़ा है। तो उसने साफ दे दिया कि जाओ, तुम अब कभी आलोचक नहीं हो पाओगे।
लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साबित कर दिया कि वो आलोचक हो पाएंगे, और हमारा पूर्व वक्ता भी उसको बता के चला। अब आखिरी एक बात, ये गए थे मिलने केदारनाथ सिंह से और उदय प्रकाश से, दोनों के सामने जाम का गिलास, इनके लिए भी आदेश हुआ केदार जी का कि जाओ। केदार जी हमारे भी बहुत प्रिय और बहुत आत्मीय और ऐसी स्वामी पुत्री हैं, उनके साथ इनके लिए भी गिलास आ गए थे। गिलास इनको देते हुए कहा, यार तुम तो मुसलमान हो, नहीं पियोगे। पता नहीं उनको उस दिन मुसलमान होने पे गुस्सा आया कि नहीं आया, या इन्होंने क्या जवाब दिया इन्होंने नहीं लिखा, या केदार जी ने उस गिलास को उठा लिया, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ तो हुआ होगा, खुशी हुई होगी, मन में दुख हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। एक बात जो मैं कह देना चाहता हूँ कि हिंदी में संस्मरण लिखने के बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं हमारे पास। जब हम कोई संस्मरण की किताब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जिस संस्मरण की किताब को हम पढ़ रहे हैं उस माइलस्टोन से इसकी कितनी दूरी है। इन दिनों संस्मरण की किताब लगातार तेजी से जेल ढाका डायरी जैसी किताब, या फिर मंडलोई जी की किताब आई है, विनोद दास की किताब आई है, और भी कई किताब आई है, अंग्रेजी में किताब आई है। तो हम ये महसूस करते हैं, मैं विशेष करके महसूस करता हूँ कि जो संस्मरण की जो ऊंचाइयाँ हिंदी में है, आज लिखी जाने वाली किताबें संस्मरण की बहुत दूर है उनसे। धन्यवाद। लग रहा था सुनते ही चले जाएं।